नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनी के डिटेल के साथ-साथ उसके कुछ न्यूज़ भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा और लगातार कंपनी के ऊपर एक कंटिन्यूअसली जर्नी देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी हायर हाई बनाते जा रहा है और देखा जाए तो 52 हाई को ब्रेक कर रहा है। तो क्यों हाई ब्रेक हो रहा है उसके पीछे रीजन जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसको जानकर आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स कुछ दिनों में लगातार लगातार हाई करते जा रहे हैं और पिछले दिनों में भी अच्छा खासा हाई किए थे और इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट आया जिस अपडेट का बहुत दिनों तक इंतजार था। वो फाइनली अपडेट आ चुके हैं। वो अपडेट क्या है? टाटा मोटर्स का आईपीओ। तो आईपीओ के बारे में मैं डिटेल्स डिस्कशन आपको जरूर करूंगा कल के दिन। तो कल के दिन के एक वीडियो के ऊपर जरूर वेट करिएगा कि मैं आईपीओ के ऊपर डिटेल्स डिस्कशन करूंगा और टाटा मोटर्स के ही आईपीओ है और इस आईपीओ के ऊपर टाटा मोटर्स ने अच्छा खासा फंड रेज करेंगे और फंड रेज जो होगा वो पूरा का पूरा पैसा जैगुआर और लैंड रोवर जिसका सबसे बड़े एक इन्वेस्टमेंट ऑटो सेक्टर कंपनी है, मतलब ऑटो सेक्टर के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस वहाँ से आते हैं करीबन 67% के आसपास। उस बिजनेस के ऊपर वो ईवी मार्केट के ऊपर जैगुआर और लैंड रोवर ईवी मार्केट के ऊपर काम करने वाले हैं, तो जिसलिए फंड रेज किया जा रहा है। तो फंड रेज कहाँ से किया जाएगा? आप देखेंगे टाटा मोटर्स की और एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो टाटा टेक्नोलॉजीज जो देखा है तो ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ ही काम करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजीज कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी टाटा मोटर्स के पास है। तो उनमें से अराउंड अराउंड 3000 करोड़ के आसपास, 3000 करोड़ के आसपास टोटली यहाँ पे होल्डिंग को वो बेचने वाले हैं। तो 3000 करोड़ के आसपास फंडिंग वो रेज करेंगे और फंड रेज करने के लिए 3000 करोड़ के आसपास वो आईपीओ लेके आ रहा है और पूरा का पूरा पैसा वो ऑफर फॉर सेल के लिए लेके आ रहा है, मतलब ओएफएस के माध्यम से वो माल बेचेंगे। तो ऑफर फॉर सेल इसीलिए लेके आ रहा है कि आप मेरे माल लीजिए, उससे आप मुझे पैसा दीजिए, उस पैसे से मैं बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो टाटा मोटर्स एक अच्छा खासा एक आईपीओ का इंतजार कर रहा था, उस आईपीओ फाइनली आ चुके हैं। अगर डेटा को दिखा दूं तो आप देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज सेट आईपीओ प्राइस बैंड, जब भी आईपीओ प्राइस बैंड आए मतलब आ चुके हैं तब भी शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला क्योंकि ये अच्छा खासा एक आईपीओ प्राइस बैंड है, 450 से 500 के रुपीज के आसपास। एक सस्ते प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो आईपीओ मार्केट में आ रहा है और बहुत दिनों से अराउंड बोल सकते हैं 8 to 9 मंथ, उससे भी ज़्यादा होगा, शायद 10 मंथ से भी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग चुके हैं इस आईपीओ ले आने के लिए और फाइनली मार्केट में वो आईपीओ आ चुके हैं। तो आईपीओ के ऊपर जितने सारे लोग इंतजार कर रहा था उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में जरूर कल के दिन बना कर दूंगा, तो प्लीज कल के दिन का आईपीओ का वीडियो जरूर देख लेना कि डिटेल्स इसके ऊपर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अब फाइनली देखिए टाटा टेक्नोलॉजी के इस आईपीओ आने के कारण ही टाटा मोटर्स का ग्रोथ होने का और भी ज्यादा संभावना है। देखिए टाटा मोटर्स जो टारगेट रखा 2025 के अंदर अंदर कंपनी का जो डेप्थ है वो कम करेंगे और 2030 आते आते पूरा का पूरा डेप्थ जो है उसको जीरो करेंगे। उसके साथ साथ 2040 के अंदर अंदर वो मार्केट में सबसे ज़्यादा ईवीज गाड़ी बेचेंगे। तो इतना बड़ा टारगेट लेकर टाटा मोटर्स चल रहा है। अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर फोकस रखिए। जितने सारे लोग ये सोच रहे हैं कि टाटा मोटर्स एक भारी भरकम गिरावट हुआ था, करीबन 70 रुपीज़ के नीचे चला गया था, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी क्या करूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहा था जब शेयर शेयर कोविड के टाइम में नीचे गया था और मैं 70 रुपीज़ के आसपास शेयर को खरीद के रखा हूँ। आज भी मेरे पास होल्डिंग है और मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि एक लंबा जर्नी इसके ऊपर देखने को मिलेगा और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में और भी बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। बाकी देखिए आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए क्योंकि इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैंने आपको कुछ इस तरीके से मेंशन करके दिया था। शोल्डर कम हेड बना था, फाइनली शोल्डर बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट के आसपास पहुंचे और टारगेट बनते जा रहे हैं सिक्स अराउंड अराउंड 700 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अभी इस टारगेट अचीव होने के बाद क्या टारगेट बनेगा उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया हूँ, जाकर जरूर देख सकते हैं, जहाँ पे टारगेट बन सकता है करीबन 1100 रुपीज़ के आसपास। अभी उस टारगेट को क्यों दिया
वो वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट इस टारगेट को होने दीजिए, उसके बाद 1100 रुपीज़ तक मैंने क्यों टारगेट को होल्ड करूंगा इस कंटिन्यू जर्नी में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वो वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके सिर्फ येस लिखिए और टाटा मोटर्स लिख दीजिए, कोई भी कमेंट्स करके भेजिए तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसका आज थोड़ा सा खतरा खुद के ऊपर ही बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि यूपीएल आज गिर रहे हैं। आज यूपीएल के ऊपर खराब सिचुएशन देखने को मिला। लाइफ कंपनी 52 वीक के लो के आसपास काम कर रहा है, तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, कंपनी के ऊपर करेक्शन बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो करंट प्राइस है वो 560 के आसपास है, और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यूपीएल में क्या मैं एग्जिट कर लूँ, क्योंकि यूपीएल में भारी भरकम गिरावट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूपीएल का जो मेन बिजनेस है वो एग्रो केमिकल्स के ऊपर है, और दूसरा है कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो एग्रो केमिकल मतलब पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के साथ साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्केट में डाउन साइड देखने को मिला, मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट में जो डिमांड कम हुआ वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर डिमांड कम होने के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर और भी करेक्शन होने का चांसेस दिखेगा। तो बाकी आप एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो मतलब फंडामेंटल और फाइनेंशियली जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो कंपनी में अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ हो रहा था। अभी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स कम हुआ, फिर भी पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार सेल्स बढ़ा, मतलब फिर से कंपनी धीरे धीरे करके रिकवरी मोड में आ रहा है। तो कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद फर्स्ट टाइम कंपनी लॉसेस भी किया। अभी कहेंगे सर सेल्स तो अच्छा हुआ था तो लॉसेस क्यों हुआ? देखिए लॉसेस होने के पीछे दो कारण है। पहली बात, पहले जो कर्जा था उससे ज़्यादा कर्जा इस बार, सॉरी, पहले जो टैक्सेस देना पड़ा था उससे भी ज़्यादा टैक्सेस इस बार देना पड़ा। और एक्सपेंस पिछले बार जितना एक्सपेंस था उससे कई गुना ज़्यादा इस बार एक्सपेंस हो चुके थे, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो यहाँ पे कम हो चुके थे, और इसीलिए कंपनी ने लॉस किया। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे मुझे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए कि इस कंपनी के ऊपर अभी क्या बाई करना चाहिए। देखिए बाई करना सेल करना आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिकमेंडेशन करना मतलब एक टिप्स देना जैसे है, और मैं कभी भी टिप्स नहीं देता हूँ। मैं हमेशा आपको एक चीज़ जरूर मेंशन करता हूँ, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हाँ इस कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है और फ्यूचर में एक बड़ा सा धमाका दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी ने रिटर्न दिया मुझे लगता है अच्छा खासा अप टाइम कमिंग्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज़्यादा है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो कंपनी में अगर खराबी होता, मैं मान ही लेता हूँ कि कंपनी खराब हो रहा है, कंपनी के ऊपर रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है और बिजनेस में भी प्रेशर है, तो इंस्टीट्यूशन क्या इस कंपनी के ऊपर रहते, वो पहले ही माल बेचकर भाग जाता। तो 33% के आसपास जो होल्डिंग है एफ के पास वो 37% के आसपास था, मतलब करीबन 4% के आसपास स्टेक को बेचा गया। उसी फायदा किसने उठाया? उसका फायदा पब्लिक ने और डीएस ने उठाया, मतलब डीएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया अराउंड 2% के आसपास, और पब्लिक के पास भी 2% के आसपास होल्डिंग को इंक्रीज होता देखने को मिले। तो कहने का मतलब है इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए, क्योंकि इसका देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी बढ़ा। अभी बोरिंग्स बनने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, कंपनी का तो प्रॉफिट कम हो गया और कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला। आप देखेंगे तो कंपनी को धमाका जैसा प्रोजेक्ट मिला, करीबन 18,000 करोड़। जो कंपनी को इतना बड़ा टेंडर मिला, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के तो हाथ में पैसा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में पैसा कितना है? सिर्फ 2,000 करोड़। तो 2,000 करोड़ हाथ में कैश और कंपनी को ट्रेड मिला 18,000, तो कहाँ से कम्पीट करेंगे? हाँ आप बोल सकते हैं कि सर खुद का रिजर्व देना चाहिए, खुद का एसेट बेच देना चाहिए। देखिए कंपनी में ऐसे नौबत नहीं आ गया कि कंपनी एसेट बेचकर बिजनेस को चलाए। तो एसेट तब बेचा जाता है जब कंपनी दिवाला, मतलब दिवाला घोषित किया जाता है, मतलब कंपनी डेप में पूरा का पूरा बैंक करप्ट हो जाता है, तब इस तरीके से एसेट को बेचा जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी में शायद आज आपको कुछ उतना खास परफॉर्मेंस ना दिखे। मुझे लगता है जब केमिकल सेक्टर का जर्नी फिर से स्टार्ट होंगे तो इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ भी दिखेगा। हाँ अभी एक चीज मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन यहाँ पे कंपनी फेस किया स्ट्रांगली। ये सपोर्ट जोन क्या है? देखिए प्रीवियस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए एक नीचे साइड से
मतलब कोविड के टाइम में नीचे साइड से ऊपर गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नीचे आया, फिर से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ध्यान दीजिएगा, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट करके वहाँ पे सपोर्ट बना था और उसके बाद देखिए एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। अभी तो यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो मुझे लगता है वही सपोर्ट को यहाँ पे रिटेस्ट किया। अगर ऊपर जा पाए तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर पाए तो एक बड़ा अपटाइम मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मगर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से केमिकल्स प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ, सेल्स कम हुआ, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो नीचे जरूर आएगा और नेक्स्ट जो लेवल होगा डाउन साइड का 416 के आसपास। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहूँगा, तो प्लीज़ मुझे लगता है थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और भी करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके हिसाब से डिसीजन लेना, मेरे हिसाब से सिर्फ सीखिए और आपके हिसाब से डिसीजन लेकर काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क। देखिए जुबिलिएंट फूडवर्क इंडिया के फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में लीडर कंपनी है। आप सभी जानते हैं डोमिनस डोमिनस का जो पिज्ज़ा है वो जुबिलिएंट फूडवर्क ही बेचते रहते हैं, मतलब खुद उसका प्रोसेसिंग भी करते हैं, मतलब तैयार भी करते हैं और उसको बेचते भी है। और जुबिलिएंट फूडवर्क ने एक अलग लेवल का मार्केटिंग किए और उसके ऊपर जानना है तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको रिप्लाई में जरूर दूंगा किस तरीके से मार्केटिंग करके आज जुबिलिएंट फूड मतलब डोमिनोज आज इंडिया के पॉपुलर एक मतलब फूड सर्विसेज कंपनी बन चुके हैं। तो देखिए इस कंपनी का सिर्फ जो डोमिनोज नहीं है, उसके साथ साथ हॉन्ग्स किचन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते रहते हैं। अगर इस कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई होने के कारण शेयर के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। अभी कहेंगे सर वैल्यूएशन वैल्यूएशन हाई मतलब कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 148 के आसपास चला गया, जो प्रीवियस पी रेशियो है कंपनी का करीबन अराउंड 266 के आसपास। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपनी का करेक्शन भी हुआ था और 150 के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। तो मुझे लगता है पी रेशियो अभी भी एवरेज पी रेशियो से ज़्यादा है कंपनी का, तो उस पी रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। उस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। तो कंपनीज के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी के बाकी पैरामीटर्स तो ठीक ठाक लगेगा, सिर्फ कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। इनकम भी है, कंपनी का कर्जा भी ज़्यादा है। अभी कर्जा क्यों लिया गया उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो टोटल ट्रेड रिसीव हुआ इस बार 35 करोड़। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर उतना तो ट्रेड रिसीव नहीं हुआ, तो कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा क्यों लिया? देखिए कंपनी के ऊपर अगर लीज लाइबिलिटी के बारे में बात करूँ, मतलब आदर्श लाइबिलिटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ट्रेड्स पेबल में कितना पैसा देना है? 650 करोड़। और कंपनी प्रॉफिट कितने किए? करीबन 250 करोड़। तो 650 650 करोड़ कंपनी को पेमेंट करना है और कंपनी को उसके साथ साथ ट्रेड कितना मिला? कंपनी को प्रोजेक्ट मिला करीबन 35 करोड़। तो अराउंड आप मैं बोल सकता हूँ कि 600-700 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को बाकी पैसा जो प्रॉफिट में नहीं आए तो पैसा कहाँ से मिलेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए? तो इसलिए कंपनी क्या किया, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बोरिंग्स उठाया, मतलब कर्जा उठाया, तो करीबन 250 करोड़ के आसपास। तो इस वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी जो है क्वार्टरली रिजल्ट में वो थोड़ा सा कम हुआ। पिछली बार 130 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो घट के हो चुके 97 करोड़ के आसपास। तो मैं एक ही बात और भी आपको कह सकता हूँ कि कंपनी के ऊपर दम है, ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा लिया कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा, तो और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक शानदार मैसिव मोमेंटम्स देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम्स में। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोच रहे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो एक अच्छा खासा हाई वॉल्यूम डेटा देखने को मिला है। एक डिलीवरी का परसेंटेज जो है वो 40 to 60% के आसपास देखने को मिला है। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जुबिलेंट फूड के ऊपर मैंने एक लेवल मेंशन करके दिया कफ विथ 100 पैटर्न्स का। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके थे। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया जब कुछ हायर लेवल का ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है तो वेट करना, वो फिर से रिट्रेसमेंट करेगा वही रेंज में जो रेंज में कंपनी ने ब्रेकआउट किए थे। तो जब भी उस लेवल में आसपास आए तब एंट्री बनेगा और उसके बाद टारगेट आपको कहाँ तक लेना है, जो आपका कप का साइज है, मतलब जो कप का जो साइज है उस कप का साइज का मार्किंग कर लेना, उसी का आपका टारगेट बनेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टारगेट बनने का चांसेस ज़्यादा इसीलिए है और मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी खुद लिया हूँ, इसी कारण के वजह से लिया हो क्योंकि कंपनी का जो प्रीवियस स्विंग हाई है एक स्ट्रांगली
रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो इस लेवल के अंदर ही टारगेट बना तो हायर चांसेस है उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद नीचे तो आया था, फिर से रिट्रेसमेंट करके वापस जा रहा है। एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है क्रिसल लिमिटेड। जिस कंपनी ने अच्छा खासा कंपनी इस बार प्रॉफिटेबिलिटी दिखा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, और उसी के कारण की वजह से कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 22 तारीख को कंपनी करीबन 1100 रुपीज के आसपास, 1100% के आसपास डिविडेंड देने वाला है। तो 22 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी इस बार थर्ड टाइम्स इंटीन डिविडेंड देने वाला है। तो इस डिविडेंड को पाने के लिए कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करके काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।